स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे और उसी का अगला अध्याय है 1905 से 1918 ईस्वी तक भारत में हुए विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन। जैसा कि आपको पहले से पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई और कांग्रेस में आपको बहुत सारे नेता जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर ढेर सारे आंदोलन को प्रोसीड किए। शुरू में कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेज का रोल था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस बहुत प्रचलन में आने लगा, फिर अंग्रेज़ों को इससे प्रॉब्लम होने लगी और इनमें तोड़ने के लिए उन्होंने मुस्लिमों को अलग किया। और उसी में आप जानते हैं कि जो उदारवादी थे जिसे नरमपंथी और उग्रवादी जिन्हें गरमपंथी भी कहा जाता है, वो हम अलग हो गए थे। शुरू में कांग्रेस में पहला अधिवेशन जो हुआ था आपका बॉम्बे में हुआ था और कांग्रेस में शुरू में आपके जो इम्पोर्टेंट नेता हैं दादा भाई नौरोजी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं और एस सुब्रमण्यम, ये सारे हमारे कांग्रेस के इम्पोर्टेंट नेता थे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 1905 के बाद का कांग्रेस, यानी लगभग 20 साल के बाद कांग्रेस का जो था उसमें आपको हम और भी चीज़ें डिस्कस किए थे, आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है और इसका दूसरा चरण उग्रवाद के नाम से जाना जाता है। जस्ट 1905 अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1905 से एक इम्पॉर्टेंट घटना याद रखिएगा, बंगाल विभाजन। और इसी विभाजन को मूल या आप कह सकते हैं बेस मानकर आगे 1907 में एक अलग तरह कांग्रेस एक टूटी। दो तरह के सोच वाले, एक जो ये मांगते थे कि अंग्रेज ही हमारे लिए सर्वस्व हैं, उन्हीं के गाइडेंस में हम आगे बढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे तक कभी अंग्रेज के बिना भारत नहीं विकास कर पाएगा, या बहुत सारे चीज़ एज ए गार्जियन मानते थे वो अंग्रेज को। एक सोचते थे कि हम अंग्रेजों की हम खुद स्वशासन स्वराज्य की बात करने लगे और ये गरमपंथी लोग अलग हुए। इन्हीं के बारे में अभी हम लोग जो उग्रवाद नाम आपको मिलेगा भारतीय इतिहास में, उग्रवाद वर्ड उग्रवादी वर्ड से संबोधित भी किया जाता है गरमपंथी विचार वाले को। 1892 से ही कांग्रेस के नेता जो थे आप बहुत सारे आवेदन पत्र संवैधानिक पद्धति से अपनी मांग रखते थे, और जबकि हमारे जो गरमपंथी उग्रवादी सोच थे तो वो अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी प्रशासन को वरदान नहीं मानते थे। वो साम्राज्यवाद को भारत के लिए अभिशाप मानते थे। साम्राज्यवाद का मतलब कोई आप पे रूल करे, इसको अभिशाप मानते थे, वो अभिशाप मानते थे। भारतीयों को वे आप कह सकते हैं थे कि फलतः उसके समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि शासक और शासितों को के हित परस्पर विरोधी है। भारतीयों का उत्थान स्वराज से ही संभव है। जैसे जो हमारे नवीन शिक्षित तरुण बेरोजगारी का शिकार, तरुण का मतलब होता है युवा, नवीन शिक्षित युवा जो थे बेरोजगारी के शिकार हो रहे थे। इसके बाद आप देखते हैं कि लाल बाल पाल उभर के बाहर आए जो गरमपंथी विचार के थे, और वो जिनमें आपको बाल गंगाधर तिलक का फेमस आप सुनते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे। ये सारे चीज़ों से लोगों में स्वदेश के प्रति, अपने देश के प्रति आप कह सकते हैं कि देखिए क्या, अपने देश के प्रति प्रेम, त्याग, बलिदान, मीन्स जैसे ही गरमपंथी विचार आई तो वो बताए कि देखो आप अगर मेरे साथ जुड़ने वाले हो तो आप भूल जाओ आपके घर में कोई फैमिली है, आप भूल जाओ आपके लिए देश ही आपकी फैमिली है, ठीक है, आप भूल जाओ आपकी लाइफ भी है, हो सकता है कि आपको मार दिया जाए, हो सकता है आपको फांसी। तो ये सारी जो विचार थी, ये प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना, उससे पहले वो आप कह सकते हैं कि एक भीख जैसा फील था कि हमें ये दे दो, ये दे दो, और यहाँ पे गरमपंथियों में आपको प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना जागृत हुई। तिलक ने केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाशन किया और उत्सवों मेलों का आयोजन किया, स्वदेशी और बहिष्कार नीतियों को लोकप्रिय बनाया, मतलब स्वदेशी चीज़ों को अपना और कपड़े चीज़ें जो विदेशी हैं उनको छोड़ो। इनके विचार से लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल समर्थन करते थे। इन्हें उग्रवादी नेता भी कहा जाता है। उग्रवादी के विचार नरम दल वालों से भिन्न थे। उग्रवादी के उदय के अनेक कारण थे। अब क्वेश्चन आता है क्या ऐसा हुआ कांग्रेस में जो उग्रवादी सोच आने लगा, या उग्रवादी कैसे उनका जन्म हुआ। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ 92 से लेकर 1905 या 85 से 92, थोड़े समय को छोड़ दें तो ज़्यादातर इंग्लैंड की जो नीति थी वो इंडियन के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं थी।
वो हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रवादियों को दो भाग में बांटना चाहते थे। 1892 में जो सुधार किए गए वे अपर्याप्त और निराशाजनक थे, थोड़ा मोड़ा। अब अकाल पड़ा, प्लेग, पुणे के प्लेग में लाखों लोग मारे गए, ठीक है, और सरकार इसमें कोई सहायता नहीं। दक्षिण में दंगे हुए, सरकार उसको दबा के तो यानी अंग्रेज के प्रति विश्वास करें ऐसा चीज करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। लोग पहले तो रिक्वेस्ट किए, कुछ समय तक रहे वो भी नरमपंथियों के साथ, लेकिन फिर वो रिक्वेस्ट धीरे धीरे उनका खत्म होने लगा। अब समझ गए कि अब नहीं होता है, अब धीर ना सहे, मतलब अब वो धीरज ना रख पाए। कांग्रेस का तरुण वर्ग पुरानी पीढ़ी से अप्रसन्न था। तरुण वर्ग जहां भी आपको मिलेगा, तरुण मतलब होता ही है युवा। युवा वर्ग जो था पुरानी पीढ़ी से अप्रसन्न था। उन्हें लगता था कि पुराने लोग सिर्फ थेसिस दे रहे हैं और इनसे कुछ फायदा तो हो ही नहीं रहा। फिर आया पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। हर चीज में वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न क्लॉथ, हर चीज, वेस्टर्न लैंग्वेज। कांग्रेस के नरम दल के नेता ब्रिटिश साम्राज्य के, देखो जैसे कि आपको बताया कि नरम दल के जो नेता थे वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश ही राज करें मेरे पे, लेकिन हमें शायद इक्वल बिहेव करे, आप ही रूल कीजिए, अच्छा से रूल कीजिए, व्यवहार अच्छा कीजिए, इंसानों की तरफ व्यवहार कीजिए, ये सारी चीज़ें। और वे अंग्रेजी भाषा को वरदान मानते थे, अंग्रेजी भाषा को वरदान मानते थे। वे भारतीय भाषा और संस्कृति को पश्चिम संस्कृति से श्रेष्ठ, जबकि नवीन पीढ़ी के विचार इनसे अलग थे। वे भारतीय संस्कृति को ज़्यादा अच्छा मानते थे। वे विवेकानंद, एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती के विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे। वे पूर्ण स्वराज चाहते थे, ना कि वे अंग्रेज के अंदर स्वशासन चाहते थे। वो जनता के आत्मबल का पाठ उन्होंने ही पढ़ाया, जनता को आत्मबल का पाठ उन्होंने ही पढ़ाया। चलिए बढ़ते अगले पेज। दूसरा कॉज है इंटरनेशनल जो इंसिडेंट्स थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। अब जैसे आपके घर के बगल में अगर कोई अच्छा किसी से लड़कर, या आप कह सकिए कि अपनी मांग को रखने के लिए कोई किसी से लड़कर अपनी मांग मनवा लेता है, तो आपको भी इस चीज़ से प्रेरणा मिलेगी, लगेगा वो कर सकता है। कोई अचीवमेंट कोई ले लेता है तो आपको भी लगे। तो उस समय जब एक आप कह सकते संचार फैली, तो लोग देखिए, अरे वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दो घटनाएं तो सब जानते हैं कि दो घटनाएं जो हैं जो सबसे ज़्यादा इंडियन को सिखाई, वो 1896 में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया, और किंतु वह पराजित हुआ। इथोपिया एक यूरोपीय देश की हार से भारतीयों को प्रेरणा मिली, ठीक है, मतलब कि इथोपिया से जो यूरोपीय देश हार गया, तो उससे भारतीयों को प्रेरणा, अरे इटली भी हार गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, रूस इतना बड़ा देश, जापान ने रूस को हरा दिया 1905 में। तो ये सारा चीज़ लगा कि हम अगर वॉर करेंगे, वॉर मतलब कि हम अगर विरोध करेंगे तो हम जीत सकते हैं। बहुत जगह ऐसा हो रहा है, बहुत सारे कंट्री में ऐसा हो रहा है। साम्राज्यवादियों द्वारा एशिया की जीत का सिलसिला शुरू होने के बाद यह पहला अवसर था जब एक एशियाई देश ने यूरोपीय देश को युद्ध में हराया था। और भारतीयों भी अंग्रेज की पराधीनता से मुक्त होना चाहते थे। और इसके अतिरिक्त भारत के युवक मिस्र, ईरान, तुर्की, रूस के सन 1945 के आंदोलन से प्रभावित हुए। बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे जिन्होंने बाहर के, अब अंग्रेज हमारे यहाँ रूल कर रहा है, बाहर कोई उसको हरा दिया, तो अरे बाहर हरा सकता है तो हम क्यों नहीं हरा सकते, ऐसा सोच विकसित हो गया। ठीक है, 1911 में चीन की क्रांति से भी प्रेरणा मिली और यही राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया और गर्म पंथियों के विचार को और दृढ़ किया। आगे बढ़ते, लॉर्ड कार्जन की नीति। पूरा आपका जो 20 साल का स्लॉट रहेगा ना, लगभग 98 से लेके 5 तक कार्जन का ही आपका रहेगा। तो आप इसमें देखिएगा, लॉर्ड कार्जन जो है वो, उनकी नीतियों ने भारत को ब्रिटिश शासन का विरोधी बना दिया। भारतीयों को वो हे समझता था। नगर निगम विधेयक पास किया जिससे बहुत सारे स्वतंत्रता नष्ट हो गई। कोलकाता विश्वविद्यालय को सरकारी नियंत्रण ले लिया, जिससे वहाँ रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के हाथ में। उसके बाद ये आया बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन करके राष्ट्रीयता की भावना को नष्ट करना चाहा। ठीक है, अब उसका कॉज भी कार्जन ने क्या दिया। कार्जन बोला कि देखिए, बंगाल एक्चुअली में बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा राज्य है, बिहार उड़ीसा सबको मिला के था, 7 करोड़ 80 लाख के करीब आबादी थी। बोला कि इतना में एक साथ रूल करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको अलग कर देते हैं। तो ये उसका कॉज था। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि वे उसका प्रशासनिक उद्देश्य के अलावा उसका मूल काम था हिंदू मुसलमान में फूट डालकर बदली हुई राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलना। यानी अब जो राष्ट्रीय भावना लोगों में आ रही है उसको कुचलना।
बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन बहुत मजबूत था। विभाजन कर इस आंदोलन को कमजोर बनाना चाहते थे। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या अधिक थी। मुसलमानों के लिए अलग प्रांत की व्यवस्था कर उच्च वर्ग के मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। मुसलमान को दिखा रहा था कि देखो हम तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था कर रहे हैं, तो तुम लोग मेरे सपोर्ट में आ जाओ। इसकी चाल भारतीय नेताओं ने भली भांति समझ ली। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। वे पूर्वी हिस्से को अलग करके असम के साथ मिला दिया गया। मीन्स बंगाल विभाजन भी आप कह सकते हैं और किया, और नरमपंथियों ने उस तरह का उस पर विरोध नहीं किया जो गर्मपंथी चाहते थे कि इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया और आप इतना बड़ा विरोध। ये भी एक कॉज था कि उदारवादी से आपका जो आपका इधर आता है उग्रवादी, वो दोनों अलग होने का एक कॉज भी ये भी बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विभाजन का संपूर्ण भारत में विद्रोह किया गया। विभाजन का विद्रोह बंगाल के हिंदू मुसलमानों दोनों ने मिलकर किया। सभाएं हुई, प्रदर्शन किए, गरमनंद दोनों ने विरोध किया। इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अब्दुल रसूल में शेख थे। बंगाल में शोक मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के परामर्श पर वह एक दिन एकता और मैत्री दिवस के रूप में लोग एक दूसरे को राखी वाखी बांध कर भी आप कह सकते हैं इसका विरोध कर रहे थे कि हम लोग एक हैं, अलग नहीं होंगे। विभाजन समाप्त करने के लिए लोगों ने सर्वत्र सभाएं की, वंदे मातरम का ज्ञान करते हुए मंडली निकली, विदेशी कपड़े की होली हुई। ये सारी चीज़ें। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। बंगाल विभाजन के समाप्त करने के लिए उग्रवादियों नेताओं ने विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया। कारण विदेशी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी माल का प्रयोग से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन और भारतीय कार्य तथा सेवाओं को अवसर मिलना था। साथ ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर अंग्रेजों को आर्थिक हानि पहुंचाने रद्द करने को उग्रवादियों ने भी राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई। 1905 के बनारस अधिवेशन और 6 के कलकत्ता अधिवेशन में इसका समर्थन किया हमारे नरमपंथी कांग्रेस के लोगों ने। गोखले बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए इंग्लैंड गए। उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया गया। इनसे लोगों को नरम जल की नीतियों से विश्वास जाता रहा। अब स्वराज के लक्ष्य की बात करें तो बंगाल विभाजन के प्रश्न पर गरम दल नरम दल में संयुक्त रूप से स्वदेशी और बहिष्कार नीति का समर्थन किया। लक्ष्य पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था। वे विदेशी और बहिष्कार आंदोलन को व्यापक बने। एक बात समझ लीजिए, पूर्ण स्वराज वर्ड जो आया, इसका पूर्ण रूप से कांग्रेस में सपोर्ट भी नहीं हो रहा था। अभी आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को बहिष्कार करना उनकी शिक्षा योजना में सम्मिलित था। और नरम दल वाले ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा की तरफ ब्रिटिश शासन की छत्र छाया में आंतरिक याचिता प्राप्त करना चाहते थे। देखो, स्वराज के प्रश्न में दोनों गुटों में मतभेद थी। अब नरम दल वाले चाहते थे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया कनाडा में अंग्रेज रूल कर रहा है लेकिन चाह रहा है कि सब अच्छे से रहे, सबको सपोर्ट मिले, तो वैसा वो नहीं चाहते थे। ऐसे गवर्नमेंट को कहा जाता था डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन मतलब कोई और रूल कर रहा है, कोई बाहरी ही, लेकिन एक नॉर्मल रूलर के जैसा वो रूल कर रहा है। जबकि हमारे जो गर्म दिल वाले थे वो ब्रिटिश के आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। और 1906 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन सभापति दादा भाई नौरोजी बनाए गए। उन्होंने दोनों पक्ष के मतभेदों को समाप्त करने के लिए स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य का उद्देश्य घोषित किया। स्वराज का दोनों गुटों में अपने अपने अनुसार लगाया। नरम दल के लिए ये डोमिनियन स्टेट था, मतलब मेरा वो रूलर अंग्रेज ही रहे, हम लोग को बस अपना अधिकार दे दे। जबकि गर्म दल वालियों के लिए इसका अर्थ पूर्णतः स्वाधीनता के रूप में माना गया। मतलब उनके हिसाब से डोमिनियन स्टेट का मतलब हम खुद रूलर हों, ना कि हम उनके हिसाब से स्वराज का मतलब कि हम रूल करें, ना कि डोमिनियन स्टेट किसी और के अंदर रूल करें। मतलब आज़ादी मतलब पूर्ण आज़ादी। 1906 में स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का अर्थ था गर्म दल का 1906 में अगर वो स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का अर्थ था कि गर्म दल वाले का लक्ष्य का सपोर्ट करना। इसके पूर्व कांग्रेस ने स्वशासन प्राप्त करने की कभी भी स्पष्ट घोषणा नहीं की। इस घोषणा से गर्म दल वालों का पक्ष मजबूत हुआ था। अब ये ऐसा मांग तो कांग्रेस कभी किया नहीं था, इसलिए इस तरफ के जो लोग थे, जो गर्म दल वाले थे, वो इस मांग को मांग के एकदम आप कह सकते हैं कि उनका सपोर्ट इसमें ज़्यादा था। ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आंदोलन का दमन क्रूरता से किया। दूसरी ओर सरकार ने नरम दल वालों का समर्थन प्राप्त करने के लिए और का प्रयत्न किया। उग्रवादियों पर कठोर कार्रवाई की। 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों की प्रायः सारी बातें मान ली गई। ठीक है,
1906 के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादी की सारी बात मान ली गई, सुनिएगा, किंतु उदारवादी यानी नरम दल वाले उनकी बात के लिए व्यवहार में तैयार ना थे। फिर इसी बात से आप कह सकते हैं सन 1907 में सूरत अधिवेशन में दोनों दलों में संघर्ष हो गया। गरम दल वाले कांग्रेस से अलग होकर काम करने लगे, कांग्रेस पर नरम दल वालों का कब्जा हो गया। 9 साल बाद 1916 में दोनों दल पुनः एकीकरण, वो तो बहुत लंबी बात, अभी 7 से 16 तक जाएंगे, बट अभी 7 में वो दोनों अलग हो गए। चलिए, फूट डालो और राज करो, सरकार ने उग्रवादियों का दमन करने की नीति अपनाई। 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय अजीत सिंह को कैद कर दिया। जैसे ही वो दोनों अलग हुए, लाला लाजपत अजीत सिंह ये दोनों आपके गरम दल में थे, कैद कर लिया। ऊपर से आपके बाल गंगाधर तिलक को भी कैद कर लिया, 7 साल की सजा हो गई। बंगाल के कई नेताओं, समाचार पत्रों के संपादक पर बिना मुकदमा चलाए जेल डाल दिया। दमनकारी योजना के बावजूद गरम दल वालों नेता का प्रभाव जनता पर बढ़ता रहा। तिलक की सजा देने पर बम्बई के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। देश के कुछ भागों में हिंसक घटनाएं भी हुई। अब हुआ, एक तो ये पहले कांग्रेस को तोड़ा, उससे अब यहाँ पे आप देखिए हिंदू मुस्लिम को भी तोड़ना है, क्योंकि इनकी यूनिटी बन रही है, कांग्रेस में दोनों बन रहे थे। तो उसी समय आप अंग्रेज जो है बुलाते हैं, आइए मुस्लिम के जो लीडर हैं आपको हम कुछ सपोर्ट देते हैं। अंग्रेजों ने मुसलमानों को विश्वास दिलाया कि उसके हित के हिंदुओं से अलग है। वो कहते हैं हिंदू लोग बहुत विकसित हैं, जमींदार हैं, ठेकेदार हैं, वो बहुत विकसित हैं, तुम लोगों को अलग तरह की सुविधा चाहिए। तो तुम लोगों के लिए 1857 के मन मुसलमानों के प्रति सरकार की शत्रुता का व्यवहार किया था। बाद में जब राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होने लगा तो उन्होंने उच्च वर्गीय मुसलमानों को अपने पक्ष में लाकर राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने का प्रयास किया। मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हीं के हित के लिए अंग्रेज प्रशासन को अंदर सुरक्षित कर दिया। लॉर्ड मिंटो का विचार था कि 1909 के सुधार के साथ हिंदुओं और मुसलमानों को फूट को बढ़ाया जा सकता है। फलतः मिंटो की प्रेरणा और स्वीकृति के आगे खां के नेतृत्व में मुसलमानों की प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिला और वायसराय ने उनकी मांगों के प्रति सहानुभूति दिखाई और उससे 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये भी देखिए 1905, ठीक है, और 1907 में आपका ये अलग हो रहा है, ठीक है, इससे आपका गरम दल अलग हो रहा है। उससे पहले 1906 में आपकी मुस्लिम लीग की भी स्थापना की गई। 1905 बंगाल विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग, 1907 आपका ये रहेगा नरम दल अलग। मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुसलमानों के प्रति ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास उत्पन्न करने लगे, मुसलमानों की सरकार सामने रखे, उनको हित की रक्षा करने लगे, जहां संभव हो मुसलमानों और समुदाय में मेल मिलाप उत्पन्न करना था। भारत में धर्म के आधार पर यह प्रथम राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ। इस प्रकार के राजनीतिक संघर्ष राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक हो गया। आप कोई मुस्लिम खोलेगा, कोई पंजाबी खोलेगा, तो इससे राष्ट्रीयता भावना नहीं होगी, तब धार्मिक भावनाएं जग जाती है, ठीक है। ऐसे संगठन में ये विद्यार्थी अलग अलग समुदाय के अलग अलग हित हैं ऐसा विश्वास मानने लगे। फिर भी इसमें राष्ट्रवादी नेताओं में अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मजरूल हक आदि प्रमुख नेता थे। इन नेताओं ने मुसलमानों में राष्ट्रीयता का प्रचार किया, उन्हें बताया कि अपने धर्म से भी अलग आपकी नेशनलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, राष्ट्रीय भावनाएं होनी चाहिए, उनके अंदर वो जागृत करते। भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। उदारवादियों की नरम नीतियों और उग्रवादियों के धीमे प्रभाव की नीतियों ने ब्रिटिश सरकार पर प्रभाव नहीं बना। ब्रिटिश सरकार ने जनता के असंतोष को दूर करने के बजाय दमनकारी कानून लाए, दबाने वाले कानून। जनता पर अत्याचार किए गए। इसमें कुछ देशभक्तों का चुनाव क्रांतिकारी आंदोलन की ओर हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन वो होता है जो एक तरह से गरम दल वालों को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब इनका काम बम बनाना, पिस्टल चलाना ये था। देखिए गरमवादी वाला भी ये नहीं थे कि वो गोली वोली चलाते थे, वो मतलब विरोध कर देंगे, बंद कर देंगे, एकदम पूरा हिंसक हो जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि बम मार देंगे। लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन जो करते थे उनका विचार गरम दल वालों को प्रोटेक्शन देना था कि आपको अगर कोई कुछ करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, गोली के बदले गोली, बम के बदले बम देंगे, ठीक है। मतलब वो गरम दल वालों को बैकवर्ड से सपोर्ट करते थे। वे क्रांतिकारी सरकार के विरुद्ध गुप्त सभाएं करने लगे, गोला बारूद बनाने, हथियार चलाने का प्रशिक्षण करने। क्रांतिकारी संगठन का प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब था।
महाराष्ट्र में विनायक दामोदर चापेकर ने अभिनव भारत, और बंगाल में भूपेंद्र दत्त ब्रदर्स, ठीक है, भूपेंद्र दत्त और वीरेंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, 500 शाखाएं उसकी खोली। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम सीखने के लिए भेजा, और क्रांतिकारियों ने अत्याचारी अधिकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की। 1907 में बंगाल के गवर्नर की गाड़ी की उड़ाने की प्रयास की, यानी 7 से ही आपका बम, ये लोग हिंसक हो गए। तो आप देखिए, बम पहले बंगाल के गवर्नर की गाड़ी उड़ाने की कोशिश की। 1908 में किंग्स फोर्ट, ये खुदीराम बोस, आप याद रखिएगा, खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट को हत्या का किया, लेकिन किंग्स फोर्ट गाड़ी में नहीं था। वहाँ पे 2 यूरोपियन महिला की मौत हो गई। उस समय खुदीराम बोस 15 साल के थे। उनके जो दोस्त थे उसमें चाकी, प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने आत्महत्या कर दी, और खुदीराम बोस को 15 वर्ष के ही उम्र, वहाँ पे उस समय 16 वर्ष की उम्र, उन्हें फांसी की सजा हो गई। अरविंद घोष, वीरेंद्र घोष सहित अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। अरविंद घोष छोड़ दिए गए। 1912 में रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय के जुलूस के ऊपर बम फेंका, ठीक है। वे किसी तरह बचकर जापान पहुंचे। जापान में रास बिहारी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज में मेन हीरो सुभाष चंद्र बोस को लोग जानते हैं, ठीक है। तो आप उनसे भी पहले याद रखिएगा, उनकी स्थापना करने वाले, उन्हें बनाने वाले हमारे थे रास बिहारी बोस। उन्हीं के बाद उनका संचालन हमारे सुभाष चंद्र बोस भी करते हैं, ठीक है। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन की बात करें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की। यह भारतीय क्रांतिकारी का केंद्र बना। वीर सावरकर, मदन लाल धिंगरा, सरदार सिंह राणा आदि इंग्लैंड में क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की छत्रछाया में योजना बनाते थे। 1909 में मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। ये सारे विदेशी, आप कह सकते हैं विदेशों में हमारे आंदोलन का जो केंद्र था इसके बारे में था। वहाँ सरदार सिंह राणा ने 1909 में 20 ऑटोमेटिक पिस्टल और गोलियां भारत भेजी। ये सारा विदेश से हमारे क्या सपोर्ट में था, ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। विदेश से आपका सबसे पहले तो इंग्लैंड में ही इंडिया हाउस, याद रखिए। अमेरिका में गदर पार्टी, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में कार्य किया। उसी तरह परमानंद ने अमेरिका और इंग्लैंड में भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम किया। लाल हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। गदर नाम से एक अखबार भी निकाला। जर्मनी गए, उनकी प्रेरणा ने काबुल में राजा महेंद्र में भारत को स्वतंत्र करने युद्धकाल में अस्थायी सरकार बनाई। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में। तो सन 1915 में पूरे भारत में विद्रोह की योजना बनाई उन्होंने। लाहौर, मेरठ, बनारस, अन्य छावनी में सैनिक को भड़काने के लिए योजना बनाई। देखो यहाँ पे एक अच्छी स्टोरी है। प्रथम विश्व युद्ध के समय क्रांतिकारियों ने 21 फरवरी 1915 को भारत में विद्रोह की योजना बनाई कि नहीं, अभी युद्ध चल रहा है, अंग्रेज कमजोर है, अभी उस पर मतलब एक तरह से विद्रोह करना है। अलग अलग छावनियों में वो लोग सैनिक को भड़काने वाले थे। इतर जर्मन से हथियार लाने की कोशिश भी की गई। गदर पार्टी ने भी अपने आदमी भेजे थे, लेकिन उसी में एक देशद्रोही कृपाल सिंह ने, क्रांतिकारियों ने इन योजनाओं को पुलिस को बता दिया। फलतः अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ को फांसी दी गई। क्रांतिकारी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए, लेकिन व्यक्तिगत त्याग और बलिदान ने भारतीय में देश प्रेम का भावना का जागृत किया। अब होम रूल घोषणा, एनी बेसेंट थी उस समय, ये आई थिंक आयरलैंड की थी। होम रूल आंदोलन के 2 प्रमुख नेता थे, श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इस आंदोलन में सम्मिलित होने वाले अन्य नेताओं में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू थे। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। आयरलैंड की तरह वे भारत में भी होम रूल चलाना चाहती थी। वे होम रूल का होम का रूल, वे भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वराज दिलाकर संतुष्ट रखना चाहती थी, ठीक है। वे होम रूल को पुरस्कार के रूप में नहीं देना चाहिए, वो समझती थी ये उनका अधिकार है। 1914 में वे कांग्रेस में सम्मिलित थे। 14 में श्री तिलक मांडले जेल में 6 वर्ष सजा काटने के बाद वापस आए, और इस वर्ष कांग्रेस का एक प्रतिनिधि इंग्लैंड भेजा गया। बिहार के मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा भी थे। इस प्रतिनिधि मंडल में भूपेंद्र नाथ बसु, M.A. जिन्ना और भी सन 1916 में लाला लाजपत राय थे। 1916 में एनी बेसेंट के प्रयत्नों ने उग्रवादियों और उदारवादियों को पुनः कांग्रेस में मिलाकर गरम दल और नरम दल एक हो गए। याद रखिएगा, यही लाइन आता है कि फिर से नरम दल गरम दल एक कब हुए, तो 7 में अलग हुए और 16 में एक हो गए, ठीक है। ये और किसका इनमें रोल था, तो एनी बेसेंट का रोल था। तिलक ने भी भारत को स्वशासन दिलाने के लिए
मांग की और 1915 में श्री एनी बेसेंट मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक इसमें शरीक हुए। 17 में यह आंदोलन शिखर पे पहुंचा। श्री एनी बेसेंट को नजरबंद कर दिया गया। विपिन चंद्र पाल और तिलक को पंजाब जाने से रोक दिया गया। इससे होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, और भारत सचिव माउंटेग्यू की घोषणा के कारण होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया। अब लखनऊ समझौता, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है इसके लिए, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम एकदम स्पेशली लिखा हुआ है, तो इसमें हर एक वर्ड कीमती है। आरंभ में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को कांग्रेस के आंदोलन से अलग रखने की कोशिश की। मुस्लिम लीग बोला, देखो अंग्रेज हम लोग की भलाई कर रहा है, तो हम लोग अंग्रेज की बात मानेंगे, कांग्रेस की बात नहीं मानेंगे, उससे अलग रहेंगे। किंतु 1912 में उनकी नीतियों में परिवर्तन होने लगा, थोड़ा थोड़ा वो बदलाव किए। 1913 में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव रखा कि भारत के अन्य संप्रदायों के साथ मेल जोल बढ़ाकर ब्रिटिश राज के संरक्षण में भारतीयों के लिए स्वराज प्राप्त करने का यत्न करेगी। मुस्लिम लीग डिसाइड किया। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयत्न से 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक ही समय में बुलाए गए। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का अधिवेशन एक ही समय में बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? आपका बॉम्बे में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक संयुक्त कमेटी नियुक्त हुई। इन दोनों संस्थाओं के बीच मेल उत्पन्न करने के लिए योजना तय, इसे कांग्रेस लीग योजना भी कहते हैं। याद रखिए, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। ठीक है, इसे सन 1916 में लखनऊ समझौता कहा जाता है। ठीक है, दोनों दलों ने इस योजना में लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार भी कर लिया। इसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। समझौते दोनों दल संयुक्त रूप से स्वशासन की मांग करेंगे। कांग्रेस ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के ब्रजकिशोर प्रसाद ने चंपारण के किसानों की स्थिति की जांच का प्रस्ताव रखा, और साथ ही साथ आप बिहार के एक किसान नेता राजकुमार गांधी जी को चंपारण के लिए किसानों का दुख दूर करने के लिए मिलने के लिए आए। तो यहाँ तक की कहानी जो हमारी थी 1917-18 के करीब थी। आप पहले से जानते हैं कि 15 में हमारे गांधी जी आए थे। ठीक है, 15 में गांधी जी आए, तो अब 2 साल तो पहले वो घूमने गए कि देखें क्या क्या हमारे देश में प्रॉब्लम है। और अब जो आंदोलन होंगे, जो भी चीज़ होंगे, उस सब में आपका गांधी जी का रोल दिखेगा ही दिखेगा। कांग्रेस में आपका जो भी यहाँ पे अभी आंदोलन अभी आगे दिखने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। प्लीज़ आप हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।